वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं भाई बीए प्रोग्राम की 5th सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, आपकी बुक का नाम है भाई एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। हिंदी में बोले तो भाई प्रशासन और लोक नीति, तथ्य और सिद्धांत। तो ये आपकी बुक का नाम है भाई। इस बुक का भाई आपको यूनिट 1 जो है मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। यूनिट 1 में 3 चैप्टर थे, सब कुछ आपको कम्प्लीटली पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, उसका लिंक भाई आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पहले जाके आप यूनिट 1 पढ़ लीजिएगा। अब स्टार्ट करने वाले हैं भाई इस वीडियो में हम यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इस यूनिट में भी भाई आप लोगों के ऑलमोस्ट 4 चैप्टर दिए गए हैं, तो ये भी आप लोगों को जल्द से जल्द मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इससे पहले भाई हम चैप्टर में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको कुछ डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आपके भाई स्क्रीन पे मेरा यूजर नेम आ रहा होगा इंस्टाग्राम आईडी का, तो आप इसे फॉलो अप करके मेरे से डाउट्स वगैरह क्लियर अप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं आपने यूनिट के नाम से और चैप्टर के नाम से। तो भाई यूनिट का नाम है हमारा प्रशासनिक सिद्धांत। अब ये प्रशासनिक सिद्धांत होता क्या है मैं जस्ट आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों की बुक में नहीं बताया गया। ठीक है, देखो भाई हमने फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ा था, प्रशासन के बारे में पढ़ा था और लोक प्रशासन के बारे में पढ़ा था। तो प्लीज अगर आपने पढ़ी है तो जाके देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, और आपने पढ़ी होगी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रशासन क्या है और लोक प्रशासन क्या है। ठीक है, अब भाई प्रशासन करने के लिए, लोक प्रशासन करने के लिए कुछ कायदे कानून नियम वगैरह की जरूरत होती है, होने चाहिए कायदे कानून नियम वगैरह। तो उन कायदे कानून नियम वगैरह को ही क्या बोल दिया भाई, सिद्धांत का नाम दे दिया। ठीक है, तो साफ सीधी सी सिंपल सी भाषा में बोलूं भाई, प्रशासन या लोक प्रशासन करने के लिए जो भी कायदे कानून नियम वगैरह होते हैं उसी को हमने बोल दिया प्रशासनिक सिद्धांत। ठीक है, अब प्रशासनिक सिद्धांत भी भाई बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिनमें पहला है भाई आपका शास्त्रीय सिद्धांत। तो अब शास्त्रीय सिद्धांत भी भाई बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है ना, तो शास्त्रीय सिद्धांत में आप लोगों को सिर्फ 2 सिद्धांत पढ़ाए गए हैं, पहला तो आपका ये वाला है और दूसरा जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मेनली भाई इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण की। तो भाई ये आपका एक प्रशासनिक सिद्धांत है, यानी कि शासन करने का, प्रशासन करने का या लोक प्रशासन करने का एक सिद्धांत आप कह सकते हो, दृष्टिकोण कह सकते हो, या कायदे कानून नियम भी आप कह सकते हो। तो इसके बारे में हम मेनली पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया गया होगा कि भाई आपको प्रशासन करने की वैज्ञानिक विधियों के बारे में पढ़ाया गया होगा, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से भाई आप प्रशासन कैसे कर सकते हो, लोक प्रशासन कैसे कर सकते हो, ये सब चीजें आप लोगों को पढ़ाई होंगी। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं अपने चैप्टर के परिचय से। ठीक है, तो चैप्टर का परिचय में भाई फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, प्रशासन प्रबंध में वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि भाई हमने अभी चैप्टर के नाम में ही समझा है कि प्रशासनिक प्रबंध हम किसे कहते हैं भाई, प्रशासन करने के जो कायदे कानून नियम वगैरह हैं उसी को हम प्रशासन प्रबंध कह देते हैं। फिर मैंने बताया था भाई आप लोगों को इसको कुछ आगे पार्ट में डिवाइड करा गया है। ठीक है ना, जिनमें से एक मैंने आप लोगों को बताया था वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण, यानी कि इसमें क्या होता है भाई, शासन करने के आप लोगों को वैज्ञानिक तरीके बताए होते हैं प्रशासन करने के। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है भाई प्रशासनिक प्रबंध में वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, यानी कि प्रशासनिक प्रबंध के देखो भाई और भी बहुत सारे प्रकार हैं, रूप हैं, उनमें से एक कौन सा है, वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा बोल रहा है, जस्ट इतना समझिए। ठीक है, बाकी आप लोगों को डीप में आगे समझ में आने वाला, टेंशन मत लीजिए, वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, 19वीं शताब्दी में नई औद्योगिक क्रांति के कारण संगठनों में होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए यह सिद्धांत विकसित हुआ। अब भाई क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, क्रांति का मतलब क्या होता है भाई, बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव होना, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति यानी कि उद्योग, उद्योग मतलब क्या होता है भाई, फैक्ट्रियां कह सकते हो आप, कंपनियां कह सकते हो। ठीक है, तो कंपनी कह लो या फैक्ट्री कह लो, तो भाई कंपनी और फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आया 19वीं शताब्दी में। अब भाई बदलाव के दौरान कुछ समस्याएं भी होंगी, उस समस्या को सॉल्यूशन निकाला गया, समाधान निकाला गया। और समाधान कैसे निकला भाई, कुछ कायदे कानून नियम वगैरह बना के निकला होगा, कुछ टेक्निक्स ला के निकला होगा। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें भाई यही बताया गया है इस सिद्धांत में, ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं कि क्या क्या कायदे कानून नियम वगैरह आए थे आप लोगों के, और क्या क्या टेक्निक्स वगैरह आई थी, क्या क्या नई नई चीजें आई थी जिस वजह से इतने बड़े पैमाने पे बदलाव हुआ उद्योगों में। तो साफ सीधा सा मतलब आप लोगों को ये समझाया गया है कि 19वीं शताब्दी में भाई उद्योगों में बहुत बड़ी क्रांति हुई, यानी कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ उद्योगों में। ठीक है, जिससे उसमें भाई उसमें समस्याएं वगैरह भी, तो समस्या को सॉल्व करने के लिए ही भाई इस सिद्धांत को जो है लाया गया था, इस सिद्धांत को विकसित किया गया था। क्योंकि इस सिद्धांत में क्या बताई गई थी भाई, नए नए तरीके बताए गए थे, वैज्ञानिक तरीके, तौर तरीके, वैज्ञानिक तरीके से काम करना सिखाया गया था इस वाली सिद्धांत में। ठीक है,
चलो भाई बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, फ्रेडरिक विंसलो टेलर एक इंजीनियर थे और इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण के पथ प्रदर्शक और पूर्वज माना जाता है। तो भाई ये जो टेलर थे यानी कि फ्रेडरिक विल्सनो टेलर, ये एक व्यक्ति का नाम है, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, ठीक है ना। और ये भाई अपने टाइम पे एक इंजीनियर थे। अब ये क्या है भाई, इन्हें भाई वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण जो है ना, यानी कि इन्होंने कुछ तरीके निकाले थे, ठीक है ना, इन्होंने कुछ तरीके बताए थे, वैज्ञानिक तौर तरीके बताए थे, ठीक है ना, उसी को नाम दे दिया हमने, क्या नाम दे दिया था, वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण। तो भाई इन्होंने यहाँ पे यही लाइन बोली गई है कि ये जो हमारे टेलर थे ये एक इंजीनियर थे, ठीक है, और इन्हें भाई वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण का पूर्वज माना जाता है भाई इन्हें, और मार्गदर्शक माना जाता है, यानी कि इन्होंने नई रास्ता दिखाया था बड़ी बड़ी कंपनियों को उस समस्या से निपटने के लिए, ठीक है ना। तो इस वजह से मार्गदर्शन माना जाता है इन्हें और पूर्वज माना जाता है वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण का। क्लियर हो गई बात। चलो भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, टेलर का जन्म जर्मनी के एक शहर में 20 मार्च 1856 में हुआ था और इन्होंने फ्रांस जर्मनी में शिक्षा प्राप्त की थी। तो भाई ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, जो टेलर थे इनका जन्म कब हुआ था भाई, जर्मनी में हुआ था, ठीक है ना। और जर्मनी में हुआ था, कब हुआ था भाई, 20 मार्च 1856। भाई 20 मार्च आपको याद ना रहे तो 1856 आप याद रख लीजिएगा, इसे यूज कर सकते हो आप एग्जाम में, ठीक है। और भाई इन्होंने शिक्षा वगैरह कहाँ पे प्राप्त करी, यानी कि पढ़ाई कहाँ पे करी अपनी, फ्रांस में और जर्मनी में, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया भाई, टेलर ने उत्पादन बढ़ाने के लिए कई औजारों का आविष्कार किया, जैसे कटिंग टूल, हिट ट्रीटिंग टूल, स्टील हैमर, हाइड्रोक्लोरिक पावर लोडिंग मशीनरी, बोरिंग और टर्निंग मिल्स आदि। तो भाई यहाँ पे यही बताया गया है, जो टेलर थे ना इन्होंने भाई उत्पादन बढ़ाने के लिए, यानी कि फैक्ट्रियां जो होती हैं और जो कंपनियां होती हैं इनका प्रॉफिट बनाने के लिए, इनमें जो भी काम होता है इसे बढ़ाने के लिए, काम धंधे को बढ़ाने के लिए भाई इन्होंने क्या करा, कुछ औजार बनाए, कुछ औजारों का आविष्कार किया, नए नए औजार लाए, क्योंकि भाई इंजीनियर थे ये, इनका काम ही यही है, ठीक है। तो कौन कौन से टूल लाए भाई, एक तो लाए कटिंग टूल, कोई काटने वाला टूल होगा, ठीक है ना। और भाई हिट रेटिंग टूल लाए, ये कुछ टूल हैं, आप इसे गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इमेज आपके सामने आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से भाई स्टील हैमर यानी कि हथौड़ा लाए स्टील का, ठीक है। साथ ही साथ भाई हाइड्रोक्लोरिक पावर लोडिंग मशीनरी, कोई मशीन लाए हाइड्रोक्लोरिक पावर की, ठीक है ना। साथ ही साथ भाई बोरिंग और टर्निंग मिल्स लाए, यानी कि मशीन लाए, ये भी कोई बोरिंग और टर्निंग्स की, ठीक है। तो ये सारी भाई मशीनें आपको याद रखो या मत रखो वो मैटर नहीं करता, बट इतना याद रखना कि भाई टेलर ने क्या क्या चीज करी है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज जो है समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, टेलर ने उपकरणों के विकास और संगठन में के कार्यों में तार्किक प्रक्रिया पर बल दिया था। अब भाई ये जो टेलर थे इन्होंने क्या करा भाई, इन्होंने उपकरणों का विकास किया, उपकरण यानी कि नए नए इन्होंने टूल बनाए, नई नई चीजें बनाई, नई नई मशीनें बनाई, ठीक है। साथ ही साथ भाई संगठन, संगठन यानी कि आपकी कंपनी वगैरह कह सकते हो, ये फैक्ट्री वगैरह, ठीक है ना, कंपनी या फैक्ट्री वगैरह, इनमें जो काम वगैरह होता है ना कंपनी और फैक्ट्री वगैरह में, इसमें क्या करा इन्होंने, तार्किक प्रक्रिया का यूज करा। तार्किक प्रक्रिया यानी कि ये कहने लगे जो काम धंधे तुम करते हो या जो भी तुम मशीन वगैरह जो भी टूल वगैरह यूज करते हो, इसमें भाई क्या करो, विज्ञान को जोड़ो, वैज्ञानिक तौर तरीके लाओ, जिससे काम क्या होगा, बहुत जल्दी होगा और उत्पादन जो है वो बढ़ेगा, प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ेगा और काम बहुत जल्दी जल्दी होगा। तो ये कहना चाहते भाई यहाँ पे टेलर। तो टेलर को भाई मैं पहले ही बता देता हूँ, वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण की शुरुआत करने वाला व्यक्ति माना जाता है टेलर को, ठीक है ना। अब ये वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण है क्या, मैं थोड़ा शॉर्टली समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे बोला गया था, क्या पहले क्या होता था, पहले के जमाने में भाई मान लो ये रही फैक्ट्री, ठीक है, ये रही फैक्ट्री या आप इसे कंपनी भी कह सकते हो। तो इसमें क्या होता था भाई, मजदूर वगैरह काम करते थे, ठीक है ना, और मशीनें वगैरह ना के बराबर होती थी पहले के टाइम पे, ठीक है। मशीन वगैरह कुछ भी नहीं होती थी, टूल वगैरह भी सब पुराने टाइप के होते थे, सारे पुराना, मतलब इसमें क्या होता था भाई, सब कुछ पुरानी टेक्नोलॉजी थी, नया कुछ नहीं था। अब ऐसे में भाई टेलर आए, टेलर ये एक इंजीनियर तो थे भाई, पढ़े लिखे इंसान थे, तो उन्होंने देखा भाई एक कंपनी में काम करने लग गए जाके, तो उन्होंने देखा वहां पे क्या क्या सिस्टम चल रहा है। अब धीरे धीरे ये भाई पहले एक कंपनी में काम करते तो धीरे धीरे मैनेजर की पोस्ट पे आ गए, यानी कि हाई पोस्ट पे आ गए। तो इन्होंने भाई धीरे धीरे आविष्कार करे, नए नए टूल बनाए, नई नई चीजें बनाई, इन्होंने नई नई मशीनें बनाई, ठीक है ना। अब जितनी भी चीज इन्होंने बनाई थी उसमें क्या यूज करा, इन्होंने विज्ञान का यूज करा, यानी कि साइंस का यूज करा, इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज करा, ठीक है, अपने टूल्स वगैरह को बनाने के लिए। अब भाई इन्होंने टूल्स वगैरह मशीन वगैरह तो बना दी, अब साथ ही साथ भाई क्या था,
इसमें जो काम धंधे होते थे, काम करने वाले लोग वगैरह होता है, काम करने का जो तौर तरीका होता है कंपनियों वगैरह में या फैक्ट्रियों वगैरह में, तो इन्होंने देखा भाई ये काम जो है ये भी बहुत ज्यादा पुराने तरीके से हो रहा है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, काम करने का कोई तरीका नहीं है, इससे और बेहतर तरीका हो सकता है काम करने का। तो इन्होंने क्या करा भाई, विज्ञान का यूज करा, यानी कि साइंस का यूज करा, साइंस के कुछ तरकीब निकाली काम करने की, नई तो काम करने की इन्होंने तरकीब निकाली बढ़िया बढ़िया, साइंस का यूज करके, विज्ञान का यूज करके, ठीक है। तो इसी चीज को कहा जाता है भाई यहाँ पे तुम्हारा वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण। अब साफ सीधी सी लैंग्वेज में समझा देता हूँ, किसी फैक्ट्री में या किसी भी कंपनी में वैज्ञानिक तौर तरीके से काम होना या वैज्ञानिक मशीनें वगैरह यूज करना, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण कहते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें ही आगे आप लोगों को डीप में पढ़ाया गया होगा कि आपको वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण में क्या क्या चीजें जो है करनी होती है। अभी तो फिलहाल जस्ट इंट्रो बताया मैंने आप लोगों को कि शुरुआत वगैरह जो है कैसे 19वीं शताब्दी से हुई, जब औद्योगिक क्रांति वगैरह स्टार्ट हुई थी, ठीक है। फिर भाई ये टेलर वगैरह आए थे, टेलर ने क्या करा, जो प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही थी उस टाइम पे कंपनी वगैरह में या फैक्ट्री वगैरह में, तो उसका सॉल्यूशन निकाला टेलर ने, ठीक है ना। और इनका जन्म वगैरह जो है ये थोड़ा याद रखना, और इन्होंने कौन कौन सी मशीन बनाई थी ये थोड़ा याद रख सको तो रख लेना पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं भाई आपकी मेन हेडिंग की। मेन हेडिंग जो है भाई आप लोगों की वो है ये FW टेलर की रचनाएं एवं पद्धतियां, यानी कि भाई हम टेलर की रचनाएं देखेंगे और पद्धतियां मतलब कि तौर तरीके, यानी कि इनके क्या तरीके थे काम धंधा करने के। और जैसा कि मैंने ऊपर बताया तो भाई इन्होंने नए नए तरीके निकाले थे विज्ञान का यूज करके के, तो इसी को हम क्या कहते हैं भाई, वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण। तो चलो भाई इनकी रचना और तौर तरीके पढ़ते हैं। तो भाई पहला इसको पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण पर FW टेलर के महत्वपूर्ण विचारों को उनकी रचनाओं में स्पष्ट किया गया है। तो भाई यानी कि जो वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण है, यानी कि इनके काम करने का जो विज्ञान का सहारा लेते थे ना, तो काम करने में साइंस का यूज करते थे, तो इसी चीज को भाई वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण कहा जाता है। मैंने आप लोगों को समझाई दिया है। अब इसमें भाई इन्होंने बहुत सारी बातें बताई है कि हमें ये काम करने के लिए ऐसा ऐसा करना चाहिए, ये काम करने के लिए ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसे ऐसे लॉजिक निकाले इन्होंने, ऐसे ऐसी कुछ बातें बताई हैं, इसलिए भाई हम दृष्टिकोण को विचार भी बोल सकते हैं, यानी कि इन्होंने कुछ विचार दिए थे अपने, ठीक है। अब इनके जो विचार थे भाई वो इनकी रचनाओं में मिल गए हम लोगों ने। इन्होंने कुछ बुक्स वगैरह लिखी, ठीक है ना, कुछ बुक्स या कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखे, उनमें भाई इन्होंने अपने विचार लिखे, अपने जो विचार थे, इनकी सोच थी काम धंधा करने की, या नई नई जो टेक्नोलॉजी वगैरह लाए, नए नए तौर तरीके लाए विज्ञान का यूज करके, तो ये सारी चीजें इन्होंने क्या कर रखा था, अपनी रचनाओं में लिख रखे थे, अपनी बुक्स वगैरह में लिख रखी थी। तो वो क्या क्या बातें थी, चलिए पढ़ते हैं। पहली बात भाई क्या बताई इन्होंने, क्या करना चाहिए, किसी भी कार्य को समाप्त करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होना आवश्यक है। तो भाई टेलर ने यहाँ पे ये बताया कि आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो फैक्ट्री में हो, घर में हो या कहीं पे भी हो, मैटर नहीं करता, ठीक है। तो भाई उस काम को करने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए, यानी कि एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। टाइम जब तक मान लो तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम है, तो भाई उस काम को तुम करने में देरी लोगे और आधे अधूरे मन से करोगे, और जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला है भाई टेलर ने कि किसी काम को पूरा करने के लिए एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, ताकि उस टाइम पीरियड में वो काम फटाफट हो सके, ठीक है। अगली बात क्या बोली है भाई, अगली बात उन्होंने बोली है कार्य के अनुसार मजदूरी दर, यानी कि टेलर ने बोला है कि भाई जितना काम होगा, यानी कि काम मान लो किसी का, मान लो मैनेज करने का काम है, कोई मैनेजर है और यहाँ पे कोई मजदूर है, तो मजदूर का काम अलग होता है, तो भाई उसके हिसाब से उसे पैसे मिलने चाहिए। मैनेजर का काम अलग होता है, उसके हिसाब से उसे पैसे मिलने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बोले हर काम के अलग अलग पैसे होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई मैनेजर और मजदूर के जो है सेम सेम तुम पैसे दे रहे हो। तो यहाँ पे यही बोला है जिस काम, जो जैसा काम है उसके अकॉर्डिंग उसे वैसा ही पैसा मिलना चाहिए, ठीक है भाई। बात करते हैं भाई आगे नेक्स्ट पॉइंट में, उचित स्थान पर उचित व्यक्ति होना, यानी कि अब इन्होंने भाई क्या बोला कि मान लो ये रही फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री, अब भाई कोई मैनेजर है, ठीक है, और कोई रहा मजदूर, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इन्होंने ये बोला है, अगर मैं देखो मान लो कि मैं मैनेजर को भाई मजदूर वाला काम करने के लिए दे दूं और मजदूर को मैनेजर वाला काम करने के लिए दे दूं, तो क्या होगा, सारी कंपनी उल्टी पुल्टी हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने यही समझाने की कोशिश करी है कि जिसका काम है उसी को काम देना चाहिए, यानी कि उचित स्थान पर उचित व्यक्ति ही होना चाहिए, यानी कि
जो बंदे का जो काम है उसको वही काम सौंपना चाहिए, कोई दूसरा काम इसे नहीं सौंपना चाहिए। यानी कि जिस चीज में वो ज्यादा स्पेशल है, जिस चीज में परफेक्ट है वो बंदा, तो उसे वही काम सौंपो, कोई दूसरा काम मत सौंपो। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें जो है ये किस में बताई उन्होंने, अपने वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण में बताई हैं। तो पेपर में भाई क्वेश्चन आता है वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण है, तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को थोड़ा बहुत इंट्रो दे देना कि कहाँ कहाँ से शुरुआत हुई है, फिर इसमें क्या क्या बातें आती हैं तो वो सारी आप लोगों को ऐड करती हुई चलनी है, जैसे कि मैं आप लोगों को बातें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं भाई। आगे क्या हमारा, टेलर ने अपने वैज्ञानिक, भाई यहाँ पे प्रबंध कर लेना, ये संबंध गलती से टाइप हो गया तो प्रबंध कर लेना। ठीक है ना, प्रबंध में कुछ धारणाएं भी बनाई हैं जो इस प्रकार है। यानी कि भाई इन्होंने अपने वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण जो था इनका, इन्होंने उसमें कुछ और बातें बताई हैं। वो कौन कौन सी बातें, चलो भाई पढ़ते हैं। अभी तो ये 3 बातें बताई थी, अब और आगे और बताई इन्होंने। संगठन में कार्य सुधार, शोध और प्रयोग के वैज्ञानिक विधियों के द्वारा संभव है। तो भाई यहाँ पे इन्होंने आगे क्या बात बताई है, इन्होंने बोला है मान लो संगठन यानी कि इनका मतलब है एक फैक्ट्री ले लो या एक कंपनी ले लो। तो कंपनी या फैक्ट्री में अगर भाई तुम्हें काम में सुधार लाना है, यानी कार्य में सुधार लाना है, अच्छा बनाना है काम को, तो क्या करना पड़ेगा भाई, शोध योग का वैज्ञानिक विधि यूज करनी पड़ेगी। शोध मतलब होता है भाई इन लोगों का सर्च करना, और प्रयोग मतलब कि एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, तो यानी कि यही कह रहे हैं कि भाई पहले तो सर्च करो, तुम सारी चीजों को जांच पड़ताल करो कि कहाँ पे क्या क्या कमी है, सर्च करो। ठीक है ना, फिर भाई तुम वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग वगैरह करो, यानी कि ये कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट करके देखो भाई। ठीक है ना, अगर तुम पहले से ही वो सारी चीजें करते हुए आ रहे हो तो उसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश करो, कुछ नया करने की कोशिश करो। ठीक है ना, तो ये क्या है, हमारी वैज्ञानिक विधि है। यानी कि विज्ञान में भाई क्या होता है, हम सर्च ही तो करते हैं, रिसर्च वगैरह ही तो करते हैं, और नए नए भाई प्रयोग करके देखते हैं, तभी तो जाके कुछ नई चीज निकाल देते हैं साइंटिस्ट वगैरह। तो यहाँ पे यही बताया कि भाई कि जो कंपनी वगैरह है या फैक्ट्री वगैरह, उनमें भी हमें शोध वगैरह करने चाहिए, उनमें भी प्रयोग वगैरह जो है करने चाहिए, ताकि भाई कार्य में सुधार हो सके। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक अच्छा श्रमिक ही प्रबंधन के निर्देशों का पालन व उसे स्वीकार करता है। तो भाई यहाँ पे ये कह रहे हैं जो हमारे टेलर थे वो ये कह रहे हैं एक अच्छा श्रमिक कौन होता है, एक अच्छा श्रमिक वही होता है जो भाई प्रबंधन के नियम, प्रबंधन के यानी कि मैनेजमेंट के, जो सारा मैनेजमेंट होता है, जो पूरा सिस्टम चल रहा होता है कंपनी में या फैक्ट्री में, जो भी सारा सिस्टम चल रहा होता है, उसके जो भी निर्देश होते हैं, यानी कि जो भी कायदे कानून नियम वगैरह होते हैं, उसका पालन करता है वो बंदा और उसे स्वीकार भी करता है। तो उस बंदे को ही हम क्या कहते हैं, अच्छा श्रमिक कहते हैं। तो यहाँ पे भाई साफ सीधा से ये समझाने का कोशिश करी है कि भाई जो भी श्रमिक या जो भी मजदूर या जो भी काम करने वाला व्यक्ति कंपनी के कायदे कानून नियमों को अच्छे से पालन करता है और स्वीकार करता है, तो वो एक अच्छा श्रमिक कहलाता है, अच्छा श्रमिक होता है। ठीक है, बात करते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, व्यक्ति आर्थिक कारकों द्वारा प्रेरित होता है। तो भाई ये तो साफ सीधी सी बात है, व्यक्ति जो है वो आर्थिक कारक, आर्थिक मतलब क्या होता है भाई, पैसे से रिलेटेड। ठीक है ना, पैसे, मनी। तो भाई यहाँ पे यही कह रहे हैं, जो व्यक्ति है, मान लो भाई फैक्ट्री है या कंपनी है, तो फैक्ट्री या कंपनी में भाई जो पैसा वगैरह होगा, जो व्यक्ति होगा वो किस चीज से प्रेरित होता है, वो भाई पैसों से प्रेरित होता है, आर्थिक कारकों की वजह से प्रेरित होता है। मान लो उसे भाई ज्यादा पैसे दिए जाए तो वो ज्यादा काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा, जैसे कि आपने ओवर टाइम वगैरह देखा, लोग ओवर टाइम क्यों करते हैं भाई, उन्हें पसंद थोड़ी है ओवर टाइम करना, बट उन्हें पैसों की नीड होती है। ठीक है ना, वो आर्थिक कारक है उनका। तो भाई यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं टेलर की, व्यक्ति जो है यानी कि इंसान जो है वो आर्थिक कारक को देखकर जो है प्रेरित होता है। ठीक है भाई, आप लोगों को समझ में आ चुका है। चलो भाई आगे पढ़ते हैं इसी में। आगे क्या बोला गया है भाई नेक्स्ट पॉइंट में, टेलर एक संगठन में थे जहां उन्होंने अनुभव और अन्वेषण करके कार्यों के प्रबंधन में कमियों की ओर ध्यान दिया। अब भाई आगे क्या हुआ, ये टेलर मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था भाई, एक इंजीनियर पे थे, फिर धीरे धीरे इनकी पोस्ट बढ़ती चली गई, फिर भाई ये धीरे धीरे करके मेन हेड बन गए कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो टेलर थे ये एक संगठन में थे, यानी कि एक कंपनी में थे, एक फैक्ट्री वगैरह भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो भाई इन्होंने क्या करा, उस कंपनी के जब ये हेड वगैरह बन गए तो इन्होंने वहां पे भाई महसूस करी चीजें और उनकी जांच पड़ताल करी, अन्वेषण करने मतलब है जांच पड़ताल वगैरह करी उस कंपनी में। मान लो जिस भी कंपनी में थे, ये यहाँ पे एक कंपनी में, तो इसमें भाई कैसे काम धंधे हो रहे हैं, इन सब चीजों को महसूस करा, इन्होंने ऑब्जर्व करा। ठीक है, साथ ही साथ इन सबकी जांच पड़ताल करी और फिर अनुभव करके और भाई जांच पड़ताल करके इन्होंने इस कंपनी में जो जो कमियां थी इन्होंने क्या करा, इस कंपनी से निकाल दी, उनकी पहचान कर ली। अब जब भाई कमियां पता लग गई तो उसका सॉल्यूशन ही पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब भाई कमियां क्या क्या निकाली इन्होंने, यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं। चलो भाई इनकी कमियां पढ़ते हैं, उन्होंने फैक्ट्री में क्या क्या कमियां निकाली टेलर ने।
श्रमिक व प्रबंधक द्वारा उत्तरदायित्व की कमी। तो यहाँ पे भाई ये टेलर ये बोल रहे हैं पहली कमी क्या आती है भाई उस संगठन में, उस फैक्ट्री में। पहली कमी इन्होंने भाई ये बताई है कि श्रमिक जो थे, यानी कि जो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे, मजदूर थे, ठीक है, साथ ही साथ जो प्रबंधक था, यानी कि मैनेजर जो था, मेन हेड जो मैनेजर जिसे हम कह सकते हैं, मेन बंदे जो कह सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई जो श्रमिक थे और जो मैनेजर वगैरह थे, इन दोनों में भाई उत्तरदायित्व नहीं थे, यानी कि ये जिम्मेदार नहीं थे दोनों। अब कोई भाई अपने काम को लेके जिम्मेदार नहीं होगा तो कंपनी तो लॉस में जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहली कमी तो इन्होंने ये निकाली कि दोनों जो है जिम्मेदार नहीं थे बिल्कुल भी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। दूसरी कमी क्या निकाली भाई इन्होंने, कार्यों में मानकों का अभाव, यानी कि कार्यों में भाई लिमिट्स नहीं थी। लिमिट से मतलब है कि भाई यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आके कुछ भी काम करे जा रहा है, कितनी भी देर काम कर रहा है, कोई काम ढंग से कर ही नहीं रहा, कोई लिमिट्स नहीं है। यानी कि ऊपर ही बताया गया था कि भाई आप लोगों को किसी काम को करने के लिए समय की टाइम लिमिट जो है वो होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं थी, कोई किसी भी टाइम के किसी भी तरीके रूल वगैरह नहीं थे कि भाई इस रूल को फॉलो किया जाए इस काम को करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बताया है कि भाई टेलर ने कि उस फैक्ट्री में एक और कमी थी। कमी क्या थी भाई कि काम करने के तौर तरीके जो थे उनमें कोई भी लिमिट नहीं थी, उनमें कोई भी भाई सीमा नहीं थी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या बढ़ाया हमें भाई, निर्णयों के लिए तार्किक वैज्ञानिक आधार की कमी। अब भाई उस कंपनी में जो भी निर्णय वगैरह लिए जाते थे, यानी कि जो भी डिसीजंस वगैरह लिए जाते थे, उनमें भाई जस्ट नॉर्मली ऐसे मान लो मैनेजर है, मैनेजर ही तो डिसीजन वगैरह लेगा सारे। अब उसके माइंड में भाई कुछ चीज आई तो उन्होंने ऐसी बिना वजह वो डिसीजन जो है ले लिया, ठीक है। बट यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं टेलर की कमी ये थी कि भाई जो भी उन्होंने निर्णय लिए ना उसे वो ऐसे ही नहीं लेने चाहिए थे, बल्कि उसमें वैज्ञानिक आधार होना चाहिए था, उसमें कोई तर्क होना चाहिए था, उसमें कोई लॉजिक होना चाहिए था। मान लो भाई उन्होंने कुछ डिसीजन लिया तो उसका कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए था कि क्यों लिया और क्यों हमें ये काम ऐसा ऐसा करना चाहिए। इनके पीछे लॉजिक होना बहुत जरूरी है। जब तक लॉजिक नहीं होगा या कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होगा तब तक भाई वो चीज बेकार ही है। तो यहाँ पे ये भी कमी बताई भाई इन्होंने कि लॉजिक की कमी थी भाई, काम करने में, निर्णय लेने में लॉजिक की कमी थी, ठीक है। अगली भाई कमी क्या बताई इन्होंने, कंपनी में कार्य के विभाजन का अभाव। तो भाई अगली कमी ये बताई इन्होंने फैक्ट्री में कि कार्य का विभाजन का अभाव था, यानी कि भाई किसी को बता नहीं रखा था कि किसका क्या क्या काम है, सब उल्टे सीधे अपना काम जो है करे जा रहे हैं, ठीक है ना। भाई किसी फैक्ट्री में आज के टाइम पे देखोगे, बट पहले के टाइम पे नहीं था ऐसा। तो ये पहले के टाइम की बातें चल रही हैं, अभी हिस्ट्री चल रही है, ठीक है ना आपकी। आज के टाइम पे तो देखोगे तो डिवाइड होता सारा काम जो है एक दूसरे का, कि तू बंदा ये काम करेगा, तू ये करेगा, तू मैनेजर है, तू मजदूर है, तू ये काम करेगा, तू वो काम करेगा, तू उसे देखेगा, तू इसे देखेगा, ठीक है। सबके काम जो है डिवाइड होता। बट पहले के टाइम पे क्या था, इस फैक्ट्री में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पे ये कमी निकाली इन्होंने, ठीक है। दूसरी कमी, अगली कमी क्या निकाली भाई इन्होंने, श्रमिक का विभिन्न स्थानों पर बिना किसी क्षमता, योग्यता व इच्छा अनुसार चुनाव। यानी कि भाई अगली कमी इन्होंने क्या निकाली, ये जो फैक्ट्री थी जिसमें ये काम करते थे इसमें भाई इन्होंने ये कमी निकाली, वहां पे जितने भी भाई काम करने वाले लोग थे, श्रमिक थे, वो भाई उनकी जो पोस्ट थी, फॉर एग्जांपल भाई मैनेजर है, ठीक है ना, मैनेजर भाई उसमें मैनेजर वाली क्षमता तो होनी चाहिए, या एबिलिटी कह सकते हो या योग्यता कह सकते हो, उतना पढ़ा लिखा तो होना चाहिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पे उस कंपनी में, ठीक है ना। यानी कि बेवजह कोई भी मैनेजर बना हुआ है, कोई भी मजदूर बना हुआ है, कोई भी फाइनेंशियल भाई मैनेजर बना हुआ है, मतलब कोई भी सबकी पोस्ट जो है वो बिना किसी मतलब के ऐसे ही अपनी इच्छा से ही वहां पे चुन ली गई थी, ठीक है। यानी कि जो जिस भी बंदे ने चुनी होगी वो अपनी इच्छा से चुन ली उसने जाके, कि तू बंदा भाई ये काम करेगा, तो ये काम करेगा। ना उसकी योग्यता देखी, ना भाई इसकी क्षमता वगैरह देखी कि ये क्या काम कर सकता है, कितना पढ़ा लिखा है, किस काम के लिए बना है ये इंसान, ये चीज देखी ही नहीं उसने। तो यहाँ पे भाई ये सारी कमियां जो है बताई हैं। और आज के टाइम पे ये सारी कमियां देखते हुए ही भाई हमारे जो सोसाइटी वगैरह है, या कह सकते हो भाई हमारी जो फैक्ट्रियां हैं, हमारी जो कंपनियां हैं, ये सारी कमियां जो है उसमें देखकर ही भाई उसे ये सारी कमियों को दूर किया जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई किसी कंपनियों को, फैक्ट्री वगैरह को चलाने के लिए। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई है। तो आई होप कि भाई आप लोगों को जो है अब तक का समझ में आ चुका होगा सब कुछ, क्या क्या बातें हुई हैं, ठीक है ना। मेन अब चालू भाई यहाँ से होता है हमारा वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे भाई वो थोड़ा हम टेलर के बारे में पढ़ रहे थे। टेलर सबसे पहले हमने पढ़ा कि वैज्ञानिक प्रबंध की शुरुआत कैसे करी टेलर ने। फिर भाई हमने
टेलर ने कमियां वगैरह निकाली। फिर हमने पढ़ा कि भाई टेलर ने अपने कुछ विचार वगैरह दिए। अब उन्हीं सारे विचारों को भाई थोड़ा डीप में जो है आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन भाई कहीं से भी आ सकता है और तुम सारी बातें जो है इसमें इंक्लूड कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है भाई वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण। अब ये वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण क्या है, इसे आपको समझ में तो अब तक बहुत अच्छे से आ गया होगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ भाई। उद्योग वगैरह में या कंपनी वगैरह में या फैक्ट्री वगैरह में काम धंधों को भाई वैज्ञानिक तौर तरीके से करने को ही हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण कहते हैं। दृष्टिकोण मतलब विचार आप बोल सकते हो। तो भाई टेलर ने अपने विचार दिए थे तो उसी को नाम दे दिया वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण, ठीक है भाई। चलो भाई अब इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में 4 प्रमुख सिद्धांतों को रखा है जिससे किसी भी संगठन के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण माना है। अब भाई टेलर ने क्या करा है, अपने इस वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण में 4 बातें बताई हैं, ठीक है ना। 4 बातें बताई हैं, 4 सिद्धांतों को बताया, 4 रूल मान लो, ठीक है ना। जिससे क्या हो सकता है भाई, किसी भी संगठन, किसी भी कंपनी या किसी भी फैक्ट्री में क्या होता है, फायदा हो सकता है, उत्पादन जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है ना। फायदा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, वो कंपनी जो है वो बहुत हाई लेवल पे जा सकती है, ठीक है। ऐसा बताया है इसमें वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण में, ठीक है। तो भाई उसमें से पहला रूल क्या है, पहला भाई आप कह सकते हो सिद्धांत कह सकते हो, या पहली बात क्या बताई है इन्होंने जो फॉलो अप करनी चाहिए सारी कंपनियों को या सारी फैक्ट्रियों को, ठीक है। तो भाई पढ़ते हैं इसके बारे में। पहला है हमारा कार्य का विज्ञान व उसका विकास। अभी भाई नाम से समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा है, नाम से भाई बाद में समझाऊंगा, पहले थोड़ा डीप में पढ़ा दे, फिर आपको इजीली नाम भी समझ में आ जाएगा। टेलर का मानना था कि किसी भी कार्य का क्रमबद्ध अध्ययन करके और वैज्ञानिक विधि विकसित करके प्रत्येक कार्य को करने का एक सर्वोत्तम तरीका निकाला जा सकता है। तो भाई टेलर पहले तरीके में क्या बताते हैं भाई, पहला तरीका ये बोलते हैं कि मान लो ये फैक्ट्री, ठीक है। अब फैक्ट्री में भाई मान लो भाई काम हो रहा है कपड़े बनाने का, ठीक है। फैक्ट्री में काम हो रहा है कपड़े बनाने का। अब कपड़े बनाने का कोई एक बेस्ट तरीका तो होगा ना, कोई जरूरी थोड़ी है जो ये लोग कर रहे होंगे यही बेस्ट हो, कोई एक बेस्ट तरीका होगा, ठीक है ना, बेस्ट तरीका। तो यहाँ पे टेलर यही कह रहे हैं कि भाई कंपनी वगैरह में या संगठन वगैरह में भाई क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करो, यानी कि जांच पड़ताल करो भाई, स्टेप बाय स्टेप सारे लेवलों पे जांच पड़ताल करके देखो। और जब जांच पड़ताल होने के बाद जब कमियां वगैरह निकल जाए फिर भाई उसमें थोड़ा साइंस का यूज करो, वैज्ञानिक विधियों का यूज करो, यानी कि काम को करने के लिए भाई साइंस का थोड़ा बहुत यूज करो, टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करो, ठीक है ना। अब इन सबको यूज करके एक बेस्ट तरीका निकलेगा, तो इसी तरीके से भाई हमें काम जो है करना चाहिए। तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश करी है भाई टेलर ने, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को भाई ये पॉइंट जो है समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट में। इसी के अंदर भाई नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके लिए पुराने ज्ञान को एकत्रित करना, उसे रिकॉर्ड करना, उसे तालिबंद करना और उसके लिए नियम बनाने की आवश्यकता होती है। तो भाई देखो हम पढ़ रहे हैं पहली बात जो टेलर ने बोली थी, जो सारे कंपनी को और सारी फैक्ट्रियों को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है ना। वो क्या है पहली बात, भाई पहली बात उन्होंने बोला कि वहां पे कंपनी या फैक्ट्री जो भी है तो उसमें भाई जो भी काम धंधे हो रहे हैं, ठीक है, उसकी भाई जांच पड़ताल करो, उसमें थोड़ा साइंस वगैरह का यूज करके बेस्ट तरीका निकालो, कोई सबसे बेस्ट तरीका निकालो काम धंधा करने का। किस किस का यूज करके भाई, साइंस का यूज करके और थोड़ी जांच पड़ताल करके। अब बेस्ट तरीका निकालने के लिए भाई इन्होंने 2 चीज तो बता दी। 2 चीज क्या बताई बेस्ट तरीका निकालने के लिए भाई इन्होंने, कि जांच पड़ताल करो, साथ ही साथ विज्ञान का यूज करो, थोड़ा साइंस का यूज करो। अब भाई जांच पड़ताल कैसे कर सकते हैं और साइंस का यूज वगैरह कैसे कर सकते हैं, ये चीज इन्होंने आगे बताई है। इन्होंने क्या बताया, जो पुराने काम धंधे वहां पे हो रहे हैं ना उस फैक्ट्री में, जो भी पुराने काम धंधे चल रहे हैं पहले से ही जो चल रहे हैं उनको भाई एकत्रित करो, ठीक है ना, यानी कि उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करो, ठीक है ना। वो सारे कामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करो, उन्हें उनका भाई रिकॉर्ड निकालो सारा, ठीक है ना। उन्हें रिकॉर्ड जितना भी है उनका काम धंधों का रिकॉर्ड निकालो, उनको भाई तालिका बंद करो, यानी कि फिर उनकी लिस्ट बनाओ, ठीक है ना। उन सब की लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाने के बाद उनके बाद भाई कुछ नियम कायदे कानून जो है फिर वो बनाओ उस हिसाब से। लिस्ट जो है कमियां जो निकली हैं, अब लिस्ट बना लोगे तो उसके बाद कमियां वगैरह निकल जाएंगी, फिर उसके हिसाब से भाई कुछ कायदे कानून नियम वगैरह बनाओ, फिर तुम्हारा जाके भाई एक बेस्ट तरीका निकल के आएगा काम धंधे करने का। तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करी है भाई यहाँ पे टेलर ने, ठीक है ना, अपनी पहली बात में, या पहला सिद्धांत आप बोल सकते हो वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण का, ठीक है। आगे क्या बोला गया है भाई, कार्य के वैज्ञानिक विधि सुपरवाइजर की आलोचना को समाप्त करने का काम करती है। यानी कि भाई अगर हम इन सारे स्टेप को जो मैंने अभी आपको बताए, इन सारे स्टेप को अगर फॉलो करते हैं और कंपनी में सब कुछ करते हैं, सारी चीजें अप्लाई करते हैं उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में, तो भाई सुपरवाइजर की क्या बेवजह मान लो सुपरवाइजर यानी कि
मेन मैनेजर, मेन बंदा जो है उसकी आलोचना, उसकी बुराइयां वगैरह होंगी, क्योंकि भाई पहले घाटे में चल रही थी ये कंपनी, ठीक है ना। तो घाटे में क्यों चल रही होगी, क्योंकि कुछ न कुछ तो कमी होगी। जब हम ये सारा फॉलो कर लेंगे ये सारी चीजें, तो फिर अब धीरे धीरे क्या होगा, फायदे में आने लग जाएगी कंपनी। तो फिर इसकी आलोचना जो है, इसकी बुराई जो है वो होना बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है यहाँ पे टेलर के द्वारा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को भाई इसका फर्स्ट सिद्धांत या फर्स्ट बात या फर्स्ट इसकी विचार कह सकते हो आप, ये समझ में आ गया होगा वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण का, ठीक है ना। चलो भाई बात करते हैं अपने दूसरे सिद्धांत की, वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण के, उसे ही पढ़ लेते हैं। तो भाई नाम से समझ लो, नाम से नहीं समझाऊंगा मैं, ठीक है ना, डीप में समझाऊंगा आप लोगों को। वैज्ञानिक चयन व श्रमिक का विकास, नाम से भाई आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऊपर वाला आप लोगों को समझाऊं, अब नाम पढ़ के देखो भाई इसका, कार्य का विज्ञान और उसका विकास, यानी कि जो भी काम धंधा तुम कर रहे हो फैक्ट्री में, उसका विज्ञान करो, यानी कि उसको वैज्ञानिक रूप दो, यानी कि उसमें टेक्नोलॉजी का, साइंस का थोड़ा बहुत यूज करो, ठीक है। और यही करा हमने, इसमें ये सारी चीजें पढ़ी, और साथ ही साथ उसका विकास भी करो, उसमें नई नई चीजें लाओ, नई नई टेक्नोलॉजी लाओ, ठीक है। अब भाई दूसरा हमें क्या पढ़ाया गया है, दूसरा पढ़ाया गया है वैज्ञानिक चयन व श्रमिक का विकास, यानी कि अब इसमें बोला गया है कि भाई जो फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग वगैरह होंगे ना, उनका भाई, उनका जो चयन करते हैं, यानी कि उनको जो पोस्ट देते हैं, उनको जो काम देते हैं कि तू भाई ये काम कर, तू ये काम कर, तेरी ये पोस्ट है, तेरी ये पोस्ट है, तो उसे करने के लिए भी भाई, चयन करने के लिए भी, पोस्ट देने के लिए भी विज्ञान का यूज करो, ठीक है ना, और श्रमिकों का विकास करो। इस पॉइंट में, यानी कि इस अवधारणा में या इस सिद्धांत में ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई होंगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है भाई, टेलर का मानना था कि प्रत्येक मजदूर, महिला हो या पुरुष, उनकी अलग अलग क्षमता होती है। और भाई ये सब तो आप लोगों को कॉमनली भी पता है भाई, कि टेलर भी भाई ये मानते थे कि कोई भी मजदूर हो, फिर चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, भाई मजदूर तो दोनों ही होते हैं, काम करने वाले तो एक फैक्ट्री में, एक कंपनी में दोनों ही बंदे काम करते हैं, महिला भी पुरुष भी, तो भाई दोनों ही हो, उनके काम करने की क्षमता भी अलग अलग होती है, ठीक है ना, यानी कि उनकी काम करने की एबिलिटी भी अलग अलग होती है। और ये कॉमनली आप लोग भी जानते हो, जरूरी नहीं है भाई महिला ही और पुरुष हो, पुरुष भी हो, तो तब भी भाई हर किसी पर्सन की अलग अलग एबिलिटी होती है, अलग अलग क्षमता होती है। यहाँ पे इस बात समझाने की कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारा, इस बात पर बल देता है, यानी कि टेलर जो है वो इस बात पे बल देते हैं कि उचित कार्य के लिए उचित व्यक्ति का चयन अत्यंत आवश्यक है। अब टेलर भाई ये कहते हैं, जब हमें पता चल गया कि भाई हर काम के लिए अलग अलग बंदा है, यानी कि हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग एबिलिटी होती है काम करने के लिए, तो भाई उचित कार्य के लिए उचित व्यक्ति का ही चयन होना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि भाई मैनेजर की जो पोस्ट है वो तुमने दे दी भाई मजदूर को, और मजदूर की पोस्ट जो है वो दे दी तुमने मैनेजर को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि उसकी क्षमता देखनी चाहिए, उसकी क्षमता क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, तो उस हिसाब से ही उसे काम वगैरह जो है देना चाहिए, उसको काम देना चाहिए, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये एक उचित पर्यावरण को बनाया जाए ताकि श्रमिक नए तरीकों, उपकरणों व स्थितियों को जोश के साथ स्वीकार कर सके। अब यहाँ पे भाई टेलर कह रहे हैं, कुछ फैक्ट्री वगैरह जो है, कंपनी वगैरह, इसमें कुछ ऐसा माहौल बनाओ, ऐसा पर्यावरण बनाओ, ऐसा माहौल बनाओ जिससे भाई क्या है, जो श्रमिक वगैरह यानी कि काम करने वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, वो नए नए तरीके जो भी फैक्ट्री में अपनाए गए हैं, ठीक है, नए नए उपकरण, नई नई मशीनें जो है, नए नए औजार हैं, यानी कि नई चीजें जो हो गई पूरी फैक्ट्री में, इन सबको आसानी से स्वीकार कर लें, पूरे जोश के साथ स्वीकार कर लें, यानी कि एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई हम अब नए तरीके से ही काम करेंगे, नई मशीनों का यूज करेंगे, और जो एनवायरनमेंट ये बना हुआ है इसी में हम खुश रहेंगे। तो ऐसा कुछ माहौल बनाना चाहिए कंपनियों के अंदर, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, श्रमिक के लिए अवसर को पैदा किया जाए ताकि उनकी क्षमता उभर सके। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट ये क्या कह रहे हैं हमारे टेलर कह रहे हैं भाई, जो श्रमिक होते हैं, मजदूर वगैरह, जो काम करने वाले जो भी वर्कर होते हैं या एम्प्लॉयज आप कह सकते हो, ठीक है ना, तो भाई ये जो बंदे होते हैं इनके लिए भाई नए नए अवसर लाओ, अवसर मतलब मौके लाओ, नए नए मौके लाओ, ताकि क्या हो सके भाई, इनकी क्षमता बढ़ सके। तभी तो पता लगेगा भाई, जब तक इन्हें मौके ही नहीं दोगे तुम, पता कैसे लगेगा कि भाई ये और किस लायक है बंदे, और क्या क्या काम कर सकते हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं कि भाई टेलर, कि कुछ इन्हें नए नए मौके दो ताकि पता लग सके कि भाई इनमें और क्या क्या क्षमता है, ये और किस किस लायक है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये सेकंड जो है विचारधारा, ये कह सकते हो या अवधारणा कह सकते हो, दृष्टिकोण जो है इसका समझ में आ गया होगा, वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण का, ठीक है। अब भाई बात करते हैं अपने थर्ड की। थर्ड है भाई हमारा कार्य विज्ञान एवं वैज्ञानिक चयन का संयोजन। अब देखो भाई नाम से समझ में आ रहा होगा, कार्य विज्ञान यानी कि कार्य का विज्ञान कर दो भाई,
और चयन का भी विज्ञान कर दो, और इन दोनों को भाई क्या कर दो, एक कर दो। यानी कि भाई अब इस वाले सिद्धांत में आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है, जो हमने फर्स्ट वाली बात पढ़ी थी और जो हमने दूसरी बात पढ़ी थी, अब इन दोनों को जोड़ दिया गया। अब ये कह रहा है इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है भाई। अब इनने क्या कह दिया, इन दोनों को जोड़ दो। अब वो कैसे, चलो भाई देखते हैं। यह सिद्धांत पहले और दूसरे सिद्धांत का मिश्रण है, जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया, पहले और दूसरे का भाई ये मिश्रण है, ठीक है। आगे क्या लिखा है भाई, टेलर कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कामगार और विज्ञान को एक साथ नहीं लाता है तो आपका पूर्ण श्रम समाप्त हो जाएगा। तो भाई टेलर कह रहे हैं अगर आप भाई कामगार को यानी कि काम करने वाले व्यक्ति को, ठीक है, साथ ही साथ विज्ञान को यानी कि साइंस को एक साथ नहीं लाओगे, यानी कि इन सबको जोड़ोगे नहीं आपस में, तो भाई आपका एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी भाई फैक्ट्री जो है पूरी बंद हो जाएगी, ठप हो जाएगी, आपकी कंपनी पूरी खत्म। ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं भाई, उनका मत है कि कामगार सदा प्रबंधन से सहयोग करना चाहिए, परंतु प्रबंधन पक्ष की ओर से अधिक विरोध होता है। अब यहाँ पे भाई, यहाँ पे टेलर क्या कह रहे हैं, टेलर यही कह रहे हैं कि कामगार जो होता है यानी कि काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा सहयोग करता है। मान लो भाई ये रही हमारी कंपनी में भाई कुछ काम करने वाले एम्प्लॉयज है, ठीक है, और एक है यहाँ पे ये रहा मैनेजर, ठीक है। अब भाई क्या होता है, ये हमेशा क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सारा काम जो है वो शिद्दत से करते हैं, सहयोग से करते हैं, ठीक है ना, जो काम करने वाले लोग होते हैं। बट जो प्रबंधक पक्ष होता है यानी कि मैनेजर वगैरह जो लोग होते हैं, जो अधिकारी लोग होते हैं, वो विरोध करते हैं। विरोध करने का यहाँ पे साफ सीधा सा मतलब ये बोला है कि कमी जो होती है ना भाई, कमी किसकी तरफ से होती है, वो मैनेजर की तरफ से होती है, इन काम करने वालों की तरफ से बिल्कुल भी कमी नहीं होती। साफ सीधा सा ये बताया गया इस लाइन में। अब वो कैसे भाई, अब भाई ये तो कामगार हैं, ये तो काम करने आए हैं, अब इन्हें तो तुम कोई भी काम दे दो ये तो करेंगे, क्योंकि इन्हें भाई पैसा कमाना है, इन्हें अपने घर की रोजी रोटी वगैरह जो है चलानी। तो ये तो काम करने आए, इन्हें तो तुम जैसे जैसे बताओगे वैसी वैसी तो काम करेंगे, मना थोड़ी करता है कि नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ, और जाएगा तो चली जाएगा, वरना तो भाई मोस्टली जो है करते ही हैं काम, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है मना कर देंगे काम करने से और फिर तुम इन्हें निकाल नहीं सकते। तो कहने का मतलब यही है, इनकी तरफ से भाई कोई भी दिक्कत नहीं होती, इनकी तरफ से कमी नहीं है, मेन है इसकी तरफ से कमी। भाई जब तू इसे बताएगा नहीं, इन्हें बताएगा नहीं क्या काम करना है, कैसे करना है, किस जगह पे करना है, किस किस टेक्नोलॉजी का किस किस तरीके का यूज करना है, तो ये बंदे काम कैसे सही करेंगे। तो मेन कमी कहाँ से है, यहाँ पे मैनेजर वाले जो पक्ष है यहाँ से है, प्रबंधन पक्ष, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसमें टेलर ने भाई कार्य विज्ञान और वैज्ञानिक चयन का एक साथ विकास करने पर जोर दिया है। यानी कि भाई जो हम तीसरा ये पढ़ रहे हैं ना, तीसरा जो हम दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं, इसमें क्या बोला है भाई, साफ सीधी सी ये सारी कुल मिला के भाई एक बात बोली है कि कार्य करने का भाई बेस्ट से बेस्ट तरीका खोजो, साथ ही साथ भाई उचित स्थान पर उचित व्यक्ति को रखो, यानी कि जिस बंदे की जो एबिलिटी है उसके हिसाब से उसे काम दो। यहाँ पे साफ सीधी सी ये बात बोली है, ठीक है ना। और ये चीज हमने पढ़ी थी फर्स्ट वाले में और ये चीज पढ़ी थी हमने सेकंड वाले में। अब इसने तीसरे में क्या बोली है, इन चीजों को दोनों को एक साथ अप्लाई करो, फैक्ट्री में दोनों को एक साथ चीजें लाओ, ठीक है ना। चलो भाई बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ है भाई हमारा दृष्टिकोण श्रमिक एवं प्रबंधन के बीच कार्य और उत्तरदायित्व का बंटवारा। यानी कि भाई अब इसमें पढ़ेंगे कि श्रमिक होता है यानी कि काम करने वाले लोग, और प्रबंधन यानी कि मैनेजर टाइप के जो लोग होते हैं, अधिकारी लोग जो होते हैं, इनके बीच में भाई कार्य और उत्तरदायित्व का बंटवारा होता है। यानी कि किसी के पास कम उत्तरदायित्व होता है और किसी के पास ज्यादा उत्तरदायित्व होता है, यानी कि जिम्मेदारी, ठीक है ना। उत्तरदायित्व तुम कह सकते हो, जिम्मेदारी इजी लैंग्वेज है, ठीक है। बात करते हैं भाई इसके पॉइंट की। चलो भाई पढ़ते हैं। परंपरागत रूप से कामगार कार्य का संपूर्ण उत्तरदायित्व लेता है और प्रबंधन कम। तो भाई परंपरागत रूप से यानी कि पुराने समय में, ठीक है ना, पुराने समय में क्या होता था भाई, पुराने समय में क्या होता था, या पुराने तौर तरीके जहाँ पे आज भी यूज किए जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है भाई, मान लो ये रही फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री में अगर ये पुराने तौर तरीके चल रहे हैं या पुराने फैक्ट्री बोल लो आप इसे, तो इसमें भाई कामगार जो होते हैं यानी कि एम्प्लॉयज जो होते हैं, ठीक है ना, काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी दे देते हैं। जबकि मेन जिम्मेदारी किसके ऊपर होनी चाहिए भाई, मैनेजमेंट के ऊपर होनी चाहिए, मैनेजर के ऊपर होनी चाहिए। जब तक वही सब कुछ मैनेज नहीं करेगा, वही सब चीजें बताएगा नहीं, तो कैसा चीज चलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि भाई जो पुराने तौर तरीका था ना, उसमें क्या था, मेन जिम्मेदारी भाई श्रमिकों को दे दी थी, यानी कि काम करने वाले लोगों को दे दी थी, और मैनेजरों के पास कम होती थी। आगे क्या लिखा है, चलो भाई पढ़ते हैं।
जिसके फलस्वरूप कामगार और प्रबंधन के बीच संघर्ष और अविश्वास पैदा होता था। अब भाई ये जो कमी थी, यानी कि पुराने तौर तरीके में क्या होता था कि भाई काम करने वाले लोगों क्या करते थे, जिम्मेदारियां ज्यादा देते थे, जबकि जो मैनेजर टाइप के लोग थे उनके ऊपर जिम्मेदारी कम होती थी। और होना इसका उल्टा चाहिए। अब इस चीज से भाई होता क्या था, जो काम करने वाले लोग हैं और जो मैनेजर लोग हैं इनके बीच में भाई आपस में अविश्वास बढ़ जाता था और भाई संघर्ष बढ़ जाता था। अविश्वास से मेरा मतलब है एक दूसरे पे ट्रस्ट कम करते थे, बिलीव वगैरह कम करते थे, बातचीत वगैरह कम, एक दूसरे से किलासने लग जाते थे, ठीक है ना। तो यही होता तो अक्सर तुमने देखा भी होगा और आज भी बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है, ठीक है। परंतु भाई टेलर ने कामगार और प्रबंधन के बीच बराबर उत्तरदायित्व पर बल दिया है। अब भाई टेलर ने क्या कहा है इस वाली दृष्टिकोण में, कि टेलर ने कहा है इस चीज को फॉलो ना करो, बल्कि क्या करो भाई, जो जिम्मेदारियां हैं, फैक्ट्री की जो जिम्मेदारियां हैं वो भाई काम करने वाले लोगों को भी सेम दो और मैनेजमेंट जो है उसको भी सेम दो। ऐसा नहीं है कि भाई सारा जो है बोझ जो है तुम कामगारों पे डाल दोगे, यानी कि एम्प्लॉयज वगैरह पे डाल दोगे। ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा। अगर भाई तुम आधा खुद भी अगर इनके साथ भाई एक परिवार बना के रखोगे, तभी तो ये परिवार की तरह तुम्हारे साथ बिहेव करेंगे और अपना ही काम समझ के काम करेंगे। तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश करी है टेलर ने, ठीक है ना, कि जिम्मेदारी सारी काम करने वाले लोगों को मत दो, आधी आधी दो, आधी मैनेजमेंट को दे दो और आधी भाई काम करने वाले लोगों को दे दो। तो आई होप कि आप लोगों को भाई ये सारी चीज जो है समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। मेन क्वेश्चन भाई यहाँ से पूछा जा सकता है तुम्हारे से, वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण के बारे में बताओ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई या वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण क्या है भाई। तो आप लोगों को जस्ट इतना ही लिखना है वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण में। अभी जो आपने 4 सिद्धांत पढ़े ये सारे लिखने हैं। इससे पहले भाई इंट्रो वगैरह में आप ये लिख सकते हो कि वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण की शुरुआत कहाँ से हुई, 19वीं शताब्दी से हुई, जब आपकी औद्योगिक क्रांति हो रही थी, ठीक है ना। फिर वहाँ पे टेलर आए, टेलर का जन्म यहाँ हुआ भाई, टेलर ने फिर काम करा एक फैक्ट्री में, ये इंजीनियर थे। फिर धीरे धीरे भाई मेन पोस्ट पे पहुंचे, मेन पोस्ट से भाई फिर इन्होंने नई नई मशीनें बनाई, ठीक है ना, नई नई मशीनें बना के फिर उन्होंने कुछ कमियां निकाली उस फैक्ट्री में, फिर कमियां निकाल के इन्होंने सॉल्यूशन बताया। इनके सॉल्यूशन को ही क्या कहते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण। बात खत्म, फिर पूरा ये एक्सप्लेन कर देना ऐसे करके, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की। नेक्स्ट हेडिंग क्या है भाई हमारी, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी भाई वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन। साफ सीधा सा मतलब समझाऊं तो भाई अभी तक हमने जो वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण जो पढ़ा है ना, यानी कि ये सारी चीजें जो पढ़ी हैं, इसकी शुरुआत को थोड़ा बहुत डीप में पढ़ाया गया, यानी कि इसका शुरुआत जो है ये कहाँ से निकल के आया है, ये सारी स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है। ये चीज निकल के भी तो कहीं से आई होगी ना, इसकी विकास कैसे हुआ इस चीज का, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध के विषय में सर्वप्रथम बात करने वाले व्यक्ति लुईस ब्रेडिस थे। तो भाई वैज्ञानिक प्रबंध जो है ना, वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण, इस शब्द का सबसे पहले यूज किसने करा था, लुईस ब्रेडिस ने, यानी कि सबसे पहले बात ही इस बंदे ने करी थी, लुईस ब्रेडिस ने, ठीक है। उसके बाद कौन आया भाई, उसके बाद और भी लोग आए होंगे, फिर उनके बाद आए भाई मेन टेलर, ठीक है ना, फिर टेलर आ गए। अब टेलर ने क्या करा भाई, टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण के सिद्धांत को सार्वभौमिक बनाने पर अधिक बल दिया और उनके द्वारा विकसित तकनीकों को टास्क सिस्टम या टास्क प्रबंधन का नाम दिया गया। अब भाई जब टेलर आए तो टेलर ने वे वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण जो है, वैज्ञानिक प्रबंध जो है, इसको सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया। यानी कि ये जो इतनी सारी जितनी सारी बातें पड़ी थी वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण में, वो सारी बातें इन्होंने सार्वभौमिक बनाने की कोशिश करी। सार्वभौमिक यानी कि जितनी भी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी या पूरे समाज में जितनी भी फैक्ट्रियां कंपनियां हैं, ये सारी सब में अप्लाई करने की कोशिश करी, सबको बताने की कोशिश करी, ठीक है ना, टेलर ने। अब भाई टेलर ने जो भी विकसित करा था, जो भी तकनीक वगैरह बनाई थी, जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह बनाई थी, इस सबको क्या कहते हैं भाई, टास्क सिस्टम और टास्क प्रबंधन। तो भाई ये नाम है तो आपको ऐसे एज इट इज याद रखने पड़ेंगे, इसमें कुछ समझने लायक नहीं है नाम में, ठीक है। तो नाम को भाई आप लोगों को एज इट इज याद ही करना पड़ेगा। आगे क्या हुआ भाई, आगे पढ़ते हैं। उनके विचार को बड़े पैमाने पर अनेक विद्वानों द्वारा विकसित किया गया, जिससे वैज्ञानिक प्रबंध का आंदोलन बन गया। अब भाई टेलर के बाद कुछ और नए नए विद्वान आए होंगे, कुछ वैज्ञानिक आए होंगे, कुछ इंजीनियर आए होंगे, कुछ पढ़े लिखे लोग आए होंगे, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या करा भाई, टेलर के जो विचार थे, टेलर के विचार में कुछ अपने भी विचार जोड़े, अपनी भी कुछ सोच जोड़े, अपने भी कुछ तौर तरीके जोड़ के और वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया, ठीक है ना, उसका विकास किया, उसे और आगे बढ़ाया और देशों में इम्प्लीमेंट किया, ठीक है ना, और देशों में भाई अप्लाई किया और फैक्ट्रियों में अप्लाई किया। तो इससे क्या हुआ, ये पूरा एक तरीके से आंदोलन बन गया। आंदोलन से भाई इनका मतलब है कि ये एक बहुत बड़े पैमाने पे फैल गया, ठीक है ना। तो आंदोलन का मतलब यहाँ पे ये है
कभी आप समझ लो कि भाई लोग जाके वो बैठ गए थे सड़कों पे झंडा उंडा लेके या हड़तालें करने लगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। चलो भाई बढ़ते आगे। आगे क्या हुआ भाई, 1917 की बोल्शेविक क्रांति की समाप्ति के पश्चात ही लेनिन में टेलर की पद्धतियां रूस में प्रारंभ की। तो भाई 1917 में आप लोगों ने पढ़ा होगा बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बोल्शेविक क्रांति या आप इसे रूसी क्रांति भी कह सकते हो। 12th क्लास में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1917 में भाई रूस में एक क्रांति हुई थी, उसके बाद ही भाई सोवियत संघ वगैरह बना था। तो ये सब चीजें आपने 12th में पढ़ी होगी, मैं थोड़ा डीप में नहीं जाऊंगा इसके, ठीक है। तो 1917 में भाई रूस के अंदर क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति कहते हैं उसे, या रूसी क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। अब भाई जब ये क्रांति समाप्त हो गई थी तो वहां के राष्ट्रपति आप कह सकते हो, ठीक है ना, राष्ट्रपति थे, यानी कि बाहर के देशों में भाई क्या होता है, राष्ट्रपति ही मेन हेड होता, प्रधानमंत्री नहीं होता वहां पे, ठीक है ना। तो वहां पे राष्ट्रपति कौन थे, लेनिन, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा भाई, रूस के अंदर या जितने भी सारे देश थे इनके अंडर में, सोवियत संघ में 15 देश थे टोटल, ठीक है ना। इन सब में इन्होंने क्या करा, इन 15 के 15 देशों का एक ग्रुप था, ठीक है ना, जिसे हम सोवियत संघ भी कहते हैं। तो भाई इन 15 के 15 देशों में इन्होंने क्या करा, लेनिन ने यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रियां, जितने भी काम धंधा या जितनी भी कंपनियां वगैरह चलती थी, उसमें भाई जो टेलर ने जितनी भी विधियां बताई थी, जितनी भी भाई तौर तरीके बताए थे, इन सबको अप्लाई करा वहां पे कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, ठीक है। आगे क्या हुआ भाई, टेलर के विचार और तकनीकों ने रूस के बाहर गति और समर्थन प्राप्त किया और तार्किक आंदोलन को कम्युनिस्ट दल द्वारा समर्थन दिया गया, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, जो टेलर के विचार थे या तकनीक वगैरह की थी, जो इनकी टेक्नोलॉजी थी, ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या थी भाई, अब ये रूस से बाहर भी होने लगी। पहले तो रूस के अंदर के वो देश थे, यानी कि जो 15 देश थे सिर्फ उन्हीं तक सीमित था। अब भाई और भी विश्व में और भी जो देश है उनमें भी धीरे धीरे फैलने लगी ये सारी जो टेक्नोलॉजी और ये सारी जो तकनीक वगैरह है, विचार वगैरह, ये और देशों में भी फैलने लगी और देश वाले भी अब इसे अप्लाई करने लगे अपनी फैक्ट्रियों में। और भाई इस चीज को सपोर्ट किसने करा, इस चीज को सपोर्ट किसने करा, कम्युनिस्ट दल। कम्युनिस्ट दल क्या है भाई, ये लेनिन जो है ना, ये एक पार्टी के नेता भी थे, क्योंकि भाई साफ सीधी सी बात है, ये राष्ट्रपति थे वहां के, तो एक पार्टी के नेता भी तो होंगे, किसी पार्टी के तो होंगे, ऐसे थोड़ी होगा चुनाव हो के आया होगा। तो भाई ये जो जिस पार्टी के नेता थे उसे कहते हैं हम कम्युनिस्ट दल। तो भाई इस पार्टी ने भी, ये जो पार्टी थी हमारी, इसने भी पूरा सपोर्ट करा इनके विचारों को और इनकी तकनीकों को। चलो भाई आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, टेलर ने विचारों को शिक्षा तथा इंजीनियर के प्रशिक्षण में भी सम्मिलित किया गया। अब भाई टेलर के जो विचार थे, टेलर की जो भी टेक्निक्स थी, जो भी विचार थे, तकनीक थी, इनको क्या करा गया भाई, बुक्स वगैरह में भी पढ़ाया जाने लगा। जैसे कि आप भी पढ़ रहे हो भाई इस टाइम पे, टेलर के विचार अभी आपने ऊपर सारे पढ़े ना, तो बुक्स वगैरह में भी पढ़ाया जाने लगा, स्कूल वगैरह में भी शिक्षा के तौर पे, ठीक है। साथ ही साथ भाई इंजीनियरिंग वगैरह होती थी, तो इंजीनियरिंग वगैरह में जो ट्रेनिंग वगैरह दी जाती थी ना, तो उसमें भी इन लोगों को सिखाया जाने लगा, टेलर के विचार और तकनीक वगैरह जो है सिखाई जाने लगी। तो ऐसे करके विकास हुआ भाई धीरे धीरे हमारा वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण का, ठीक है। ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं थी, जस्ट आप लोगों को बताया गया है कि भाई जो वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण है ये कैसे कैसे इसका फैलाव हुआ, कैसे कैसे ये बढ़ा है, ठीक है ना। आंदोलन का मतलब यहाँ पे फैलाव से ही था, ठीक है। चलो भाई अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग है और लास्ट हेडिंग है हमारी, वो है हमारी वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचना। यानी कि ये जो हमने वैज्ञानिक प्रबंध अभी तक पढ़ा है ना, अब इसकी भाई बुराइयां वगैरह हुई। बुराई क्या हुई है, चलिए भाई वो भी पढ़ते हैं, बुराइयां वगैरह क्या हुई वो देखते हैं, ठीक है ना। अब बुराई वगैरह भाई देखते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं भाई, जब आपको खुद ही पता है कुछ अच्छे काम होते हैं तो उसकी बुराइयां वगैरह भी होती हैं। अब वो जरूरी नहीं है अच्छे काम हो भाई, बुरे काम के भी या नॉर्मल कैसा भी काम हो, बुराइयां वगैरह तो हर जगह होती हैं, हर काम की होती है, ठीक है। तो वही पढ़ेंगे भाई, आलोचना मतलब बुराइयां, ठीक है ना। चलो भाई, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है भाई हमारा इसका, इससे भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पहले ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। या तो फिर आपका वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण पूछ लेगा या डायरेक्ट आलोचना पूछ लेगा, दोनों में से एक चीज पूछ सकता है या दोनों को मिक्सअप करके भी दे सकता है, ठीक है। तो भाई फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, मानवीय पक्ष की अवहेलना। तो भाई आलोचक थे, यानी कि जो आलोचना करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण है ना, ये भाई मानवीय पक्ष की अवहेलना करता है। साफ सीधा सा कहने का मतलब ये है कि मानव को मशीन की तरह समझता है, मशीन की भांति समझता है, ठीक है ना। और कंपनी वगैरह है ना, उसके मुनाफे की ज्यादा बात करता है, जबकि इसे करनी किसे चाहिए, श्रमिक वगैरह की कोई बातचीत नहीं करता, इन लोगों की कोई बात नहीं करता।
तो यहाँ पे ऐसा कहना चाहे, ठीक है ना। आप इसे आगे पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो भाई आप लोगों ने मैं जो बताया उसे ही फॉलोअप कीजिएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आलोचना की क्या की गई है भाई इनकी, अत्यधिक खर्चीली पद्धति। अब भाई कुछ आलोचक थे, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या बोला है, ये जो वैज्ञानिक प्रबंध है ना भाई, ये बहुत ज्यादा खर्चीला है, खर्चीला तरीका है बहुत ज्यादा। मान लो अगर हम इसे किसी फैक्ट्री या कंपनी वगैरह में यूज करते हैं, ये सारे तौर तरीके जो बताए हैं, तो ये बहुत खर्चीले हैं। खर्चीले क्यों है भाई, खुद देख लो भाई, आगे बता रखा है इसमें, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारी हमें कार्यवाही करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। बहुत सारी भाई वैज्ञानिक अध्ययन करने पड़ेंगे, ठीक है। और पुराने औजारों को भाई नए औजारों में बदलना पड़ेगा, यानी कि पुराने औजार की जगह नए औजार लाने पड़ेंगे हमें, ठीक है ना। और साथ ही साथ भाई कुछ वैज्ञानिकों की भी जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि भाई यही तो पता लगाएंगे वैज्ञानिक, यानी कि यही तो नई नई तरकीब हमें बताएंगे, नई नई चीजें बताएंगे विज्ञान का यूज कर करके, तो हमें कुछ वैज्ञानिकों की भी जरूरत पड़ेगी। तो बहुत ज्यादा खर्चीली है, इस वजह से इसमें बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा। तो यहाँ पे यही बताया है कि कुछ लोगों ने कुछ यही बोल के बुराई करी है कि ये बहुत ज्यादा खर्चीली तकनीक है, बहुत ज्यादा खर्चीली पद्धति है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट हमारी पॉइंट क्या है भाई, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रबंधन में स्वतंत्रता की कमी। तो भाई अब आलोचकों ने क्या कह दिया कि प्रबंधन में स्वतंत्रता की कमी है। अब वो कैसे भाई, ये लोग कहते हैं जो वैज्ञानिक प्रबंध होता है ना, वैज्ञानिक प्रबंध में क्या होता है भाई, जो निर्णय होते हैं, यानी कि जो फैसले वगैरह लेता है वो कौन लेता है, मेनली विशेषज्ञ वगैरह लेते हैं, यानी कि जो फैक्ट्री के या कंपनी वगैरह के मेन बंदे जो होते हैं, हेड बंदे जो होते हैं, जो मैनेजर टाइप के लोग होते हैं, वो ही निर्णय लेते हैं। उनमें भाई मजदूरों का कोई भी रोल नहीं होता, मजदूरों को कोई लेन देना नहीं होता, क्योंकि भाई विज्ञान का यूज करेंगे, मजदूर तो वैसे ही जो काम करने वाले होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे तो होंगे नहीं, उन्हें तो बस भाई काम के तरीके बता दो और क्या क्या काम करना है ये बता दो, बट उनसे ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होंगे ये, ना ही उनसे ज्यादा भाई साइंस वगैरह का यूज पता होगा इन लोगों। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि भाई इससे क्या होता है भाई, इस चीज से जो यहाँ पे मजदूर वगैरह होते हैं ना, जो भी काम करने वाले लोग वगैरह होते हैं, उनकी भाई निर्णय लेने की, यानी कि डिसीजंस लेने की जो क्षमता होती है वो ही खत्म होने लगती है, उसकी स्वतंत्रता की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे यही चीज आप लोगों को बताई गई है कि यहाँ पे स्वतंत्रता निर्णय लेने की नहीं होती, मेनली किन बंदों को होती है, इन्हीं बंदों को होती है, श्रमिक वगैरह को नहीं होती है, ठीक है। चलो भाई आगे पढ़ते हैं, आगे क्या आलोचना करी है भाई, वर्तमान व्यवस्था का भंग होना, यानी कि जो वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण है ना भाई, इसमें क्या होता है, इसमें हमने ऊपर पढ़ा है कि भाई जांच पड़ताल की जाती है और प्रयोग वगैरह की करके देखे जाते हैं, यानी कि जांच वगैरह करते हैं, प्रयोग वगैरह करते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह कर करके देखे जाते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि भाई वर्तमान व्यवस्था का भंग हो जाती है, यानी कि बेकार हो जाती है हमारी व्यवस्था। फॉर एग्जाम्पल भाई मान लो यहाँ पे ये पढ़ाया गया तुम्हें, मान लो ये रही एक फैक्ट्री, अब इसमें भाई हम प्रयोग ही करते रहेंगे, इसमें जांच पड़ताल ही करते रहेंगे, नॉर्मली वैसे वो कारखाना है, नॉर्मली कारखाना है, अगर हम इसमें प्रयोग करेंगे तो वो एक प्रयोगशाला हो जाएगी, यानी कि साइंस लैब हो जाएगी। अब वो फैक्ट्री है, ये साइंस लैब है, जो हम यहाँ पे प्रयोग ही करते रहेंगे, नए नए एक्सपेरिमेंट ही करते रहेंगे। तो एक तरीके ये यही कहना चाह रहे हैं, ये अगर हम प्रयोग ही करते रहेंगे तो ये तो हमारा साइंस लैब बन जाएगा एक तरीके से। तो ये बोल के भाई एक तरीके से आलोचना करिए, बुराई करिए, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा भाई, प्रमापीकरण की समस्या। अब ये प्रमापीकरण की समस्या क्या है भाई, यानी कि भाई देखो वैज्ञानिक प्रबंध में क्या होता था, वैज्ञानिक प्रबंध में हर चीज की भाई हम जांच पड़ताल वगैरह करते थे, जितनी भी पुरानी चीजें चल रही हैं, जितनी भी नई चीजें चल रही हैं, सबकी जांच पड़ताल करते थे। तो क्या भाई हर चीज की प्रमापीकरण हो सकता है, यानी कि हर चीज का जांच पड़ताल हो सकता है, हर चीज को मापा जा सकता है कि क्या चीज सही थी, क्या चीज गलत थी, हर चीज को नहीं मापा जा सकता है, यहाँ पे यही बोला गया है। और जबकि ये किस पे बेस्ड होती है, ये वैज्ञानिक प्रबंध जो है पूरा तरीके से इसी चीज पे तो बेस्ड होता है कि भाई हम हर चीज की कमियां निकाले, हर चीज को जांचे, हर चीज को भाई माप कर करके कमियां निकाले, यानी कि देख रेख करके कमियां निकाले, जांच पड़ताल करके। तो हर चीज की ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज की जांच पड़ताल जो है नहीं हो सकती है, और हो भी जाती है तो पूरे तरीके से नहीं हो सकती हर चीज की। तो यहाँ पे यही बोला, तो एक तरीके से वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ चीज कमियां फिर भी रह जाएंगी वैज्ञानिक प्रबंधन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करी है प्रमापीकरण की समस्या में कि हर चीज की भाई जांच पड़ताल नहीं हो सकती है, ठीक है। बात करते हैं भाई आपके 6 पॉइंट की। 6 पॉइंट हमारा क्या कह रहा है भाई, लघु संस्थाओं के लिए अनुपयुक्त। तो लघु मतलब क्या होता है भाई, छोटा, संस्था मतलब कि भाई आप फैक्ट्री वगैरह कह सकते हो, कंपनी वगैरह कह सकते हो, ठीक है ना। उसके लिए भाई अनुपयुक्त है, यानी कि किसी भी उपयोग के लिए नहीं है ये संस्था। वैज्ञानिक प्रबंध जो है ये उसके बिल्कुल भी काम की नहीं है, छोटी छोटी फैक्ट्रियों के या छोटी आप कंपनियों के लिए बिल्कुल भी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो भाई इसमें पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है, वैज्ञानिक वगैरह का यूज होता है, नई नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ती है। अब भाई उसके पास इतना सब कुछ होता तो वो छोटी कंपनी होती,
वो तो बड़ी कंपनी बन जाती साहब। सीधी सी बात कहने का यही है यहाँ पे कि ये छोटी कंपनियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण जो है छोटी कंपनियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, मंदी में अत्यधिक भार। यानी कि भाई मान लो किसी फैक्ट्री में वैज्ञानिक प्रबंध यानी कि वैज्ञानिक तौर तरीके से ही सारा काम धंधा जो है किया जा रहा है। ठीक है, अब मान लो भाई मंदी आ गई, यानी कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई और काम धंधे का टाइम पीरियड है ही नहीं बिल्कुल भी। काम धंधे का टाइम पीरियड होता है ना जिसे मंदी का टाइम पीरियड कहते हैं, यानी कि काम धंधा है ही नहीं बिल्कुल भी। तब भी क्या भाई ये एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहोगे, तब भी क्या ये सारी जांच पड़ताल करते रहोगे, बेवजह पैसे फूकते रहोगे और इसमें पैसा बहुत लगता है। तो इससे क्या होगा भाई, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा पूरी कंपनी पे अगर हम ये तौर तरीका मंदी के टाइम पे भी यूज करते रहेंगे। तो यहाँ पे यही बोला है कि मंदी में भाई ये इस तौर तरीके से क्या होगा, कंपनी में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, कंपनी उधारी में चले जाएगी, कंपनी बेकार हो जाएगी धीरे धीरे। तो ये चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश करेगी है। ठीक है ना, तो बस भाई आपके चैप्टर में इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को भाई ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और भाई आप लोगों को मेरी टीचिंग कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कुछ कमी लगी हो तो प्लीज वो भी बताना ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, साथ ही साथ भाई हमने और भी चैप्टर्स की वीडियो बना रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, टेलीग्राम पे फॉलो कीजिएगा। साथ ही साथ भाई अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।